और बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। इस साल रामू ने टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर। शाम तक रामू के सारे टमाटर बिक जाते हैं और थोड़े से ही टमाटर बचते हैं। रामू बचे हुए टमाटर लेके घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। वो सोचने लगा, मुझे जंगल के रास्ते से ही घर जाना चाहिए, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल रहती थी और कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही वो रामू को वहां से आता देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिन बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर के खाऊंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ। रामू डरते हुए बोला, चुड़ैल जी, मेरे पास कुछ टमाटर हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। चुड़ैल एक टमाटर खाकर देखती है। उसे टमाटर बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट टमाटर है। ऐसा टमाटर तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू से कहती है, क्या तुम मुझे रोज टमाटर खिलाओगे? रामू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको हर रोज टमाटर खिलाऊंगा। अगर नहीं खिलाए तो मैं पहले तुम्हारे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुम्हारी बीवी को खाऊंगी और फिर आखिर में तुम्हें खा जाऊंगी। रामू कहता है, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे लिए हर रोज टमाटर लाऊंगा, पर मेरे परिवार को मत खाना। जल्दी घर जाओ, कल मेरे लिए टमाटर लेके आना। रामू डरता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। रेखा, अरे ओ रेखा, तुमने है कुछ देखा? आज हमारे सारे टमाटर बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामू रेखा को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताता, उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल सुबह से ही रामू का इंतजार करने लग जाती है। रामू कब टमाटर लेकर आएगा। रामू रोज की तरह टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी बेचने के लिए जाता है और कुछ टमाटर रोक लेता है चुड़ैल के लिए। रामू चुड़ैल को टमाटर देकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। और कुछ दिनों बाद जब टमाटर की फसल खत्म हो जाती है, रामू सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब तो चुड़ैल मेरे परिवार को खा जाएगी। रामू की पत्नी देखती है कि रामू परेशान है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एक बात है जो मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक चुड़ैल जो हमारे परिवार को जल्द ही खत्म कर देगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है, आप शुरू से बताएं। एक बार मैं टमाटर बेचकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी मेरी मुलाकात चुड़ैल से हुई थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को टमाटर दिए। चुड़ैल को टमाटर बहुत ही पसंद आए, लेकिन उसने कहा, मुझे रोज टमाटर चाहिए। अब हमारे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पास उसका उपाय है। क्यों ना हम कल उस जंगल में चलें जहाँ चुड़ैल रहती है, और मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हम सब बच जाएंगे। रेखा, तुम कह तो सही रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। आज रात को हम चुड़ैल के पास जाएंगे
और चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रामू चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब मैं टमाटर नहीं ला सकूंगा। चुड़ैल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने में तांत्रिक और रेखा दोनों आ जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर कहता है, छोड़ दे रामू को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुड़ैल ये देखकर घबरा जाती है और रामू को छोड़ देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अपनी परेशानी को हमेशा अपने घर वालों को बताएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद। एक सहारनपुर गांव था, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही खुशहाल था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। इस साल रामू ने बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, बैंगन ले लो बैंगन, ताजे बैंगन। शाम तक उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और थोड़े से ही बैंगन बचते हैं। रामू बचे हुए बैंगन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल का बसेरा होता है। जैसे ही वो रामू को वहां से जाता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी को खाने के लिए चल देती है। अभी उसका ध्यान बैंगन पर पड़ता है। चुड़ैल को बैंगन देखते ही बहुत अच्छे लगते हैं। चुड़ैल एक बैंगन को खाकर देखती है। उसे बैंगन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बैंगन है। ऐसा बैंगन तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू के पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक रामू को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये मेरा वहम है। चुड़ैल रामू के पीछे बड़ी ही खामोशी से चलने लगती है। कुछ समय बाद रामू अपने गांव में पहुंच जाता है। फिर रामू अपने घर में चला जाता है। चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और रामू के सोने का इंतजार करती है। रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ लता, तुम्हें कुछ पता है? आज हमारे सारे बैंगन बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर चुड़ैल घर में आ जाती है और बैंगन ढूंढने लगती है, पर चुड़ैल को एक भी बैंगन नहीं दिखाई देता है। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर बैंगन इस आदमी ने कहाँ रखे हैं? लगता है इसने कहीं और छुपा कर रख दिए हैं। मैं भी ढूंढ कर ही रखूंगी। चुड़ैल सुबह होने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, रामू नाश्ता करके अपने खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी रामू के पीछे पीछे जाने लग जाती है। रामू जाकर खेत में काम करने लगता है। चुड़ैल को बहुत सारे बैंगन खेत में दिखाई देते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिल गए बैंगन। अच्छा, तो इस आदमी ने बैंगन यहाँ छुपा कर रखे हैं। रामू किसी काम से खेत से थोड़ी दूर जाता है। अब चुड़ैल ने एक एक करके सारे बैंगन खाने शुरू कर दिए। जब रामू वापस आता है तो देखता है खेत के सारे बैंगन गायब हो चुके हैं। रामू कहता है, अभी तो खेत में इतने सारे बैंगन लगे हुए थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की डिमांड बहुत है
और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए हैं। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। चुड़ैल रामू को ऐसे रोता देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और चुड़ैल सोचती है, मैंने जो किसान का नुकसान किया है इसके सारे बैंगन मैं खा गई हूँ, मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगले दिन रामू बीमार पड़ जाता है। बीमारी के कारण उसका खेत में जाना बंद हो जाता है। चुड़ैल को याद आता है, क्यों ना मैं चुड़ैलों की रानी के पास जाती हूँ, चुड़ैलों की रानी मेरी मदद कर सकती है। फिर चुड़ैल चल देती है। चुड़ैलों की रानी के पास पहुंच जाती है और चुड़ैलों की रानी से कहती है, चुड़ैलों की रानी मेरी मदद करो, बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? जादुई बैंगन के बीज चाहिए। जादुई बैंगन के बीज तो मैं दे दूंगी, पर करोगी क्या? मुझसे एक गलती हो गई है, मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे उस किसान की मदद करनी है। मैंने गरीब किसान के खेत के सारे बैंगन खा लिए हैं। मेरे कारण उस किसान की तबीयत खराब हो गई है। अब किसान क्या खाएगा, क्या अपनी पत्नी को खिलाएगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, देती हूँ जादुई बीज। चुड़ैल को किसी इंसान की मदद करता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जादुई बीज, और जल्दी जाओ, ये बीज खेत में डाल देना। फिर कुछ ही देर में जादुई बैंगन पेड़ उग जाएंगे। जादुई बैंगन के बीज लेकर वापस खेत में आ जाती है और बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ ही देर के बाद बैंगन के पेड़ तैयार हो जाते हैं और बैंगन भी आ जाते हैं। फिर चुड़ैल रामू के आने का इंतजार करती है। फिर रामू अपने खेत में आता है और देखता है उसके खेत में बहुत सारे बैंगन लगे हैं। अरे वाह, मेरे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। हाँ हाँ। फिर रामू अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, लता, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। लता कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? कल तक तो हमारे खेत में एक भी बैंगन नहीं था, आज खेत में बैंगन कहाँ से आ गए? इतने में चुड़ैल आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों के साथ जो भी हुआ था उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आपने जो भी किया था सब अनजाने में किया था। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। चुड़ैल जी, आप चाहें तो हमारे खेत के सारे बैंगन खा सकती हो। चुड़ैल दोनों को शुक्रिया कहकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण खेत बंजर हो गए थे। खेत में कोई फसल नहीं हुई थी। इस बार फिर से फसल नहीं हुई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे ढाबे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इसी ढाबे की मरम्मत करके इसे फिर से खोल लेता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना यहाँ भूतों का साया है। लता, भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम खाना बनाना और मैं लोगों को खिलाऊंगा। अपना काम चल पड़ेगा। हरिया लता की बात नहीं मानता है और ढाबे की मरम्मत करवाकर उस ढाबे को खोल लेता है। हरिया को ढाबा फ्री में मिल जाता है। हरिया उस ढाबे का नाम नहीं बदलता। हरिया और उसकी पत्नी ढाबे पर खाना बना रहे थे, पर उस ढाबे पर कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आता है। एक दिन लता बोलती है, ए जी, आपने न जाने क्या सोचकर यहाँ ढाबा खोला है। मैंने तो सुना है यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। इस डर से कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे।
और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इतने में दो आदमी ढाबे पर खाना खाने आते हैं। जल्दी से खाना लाओ। खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, बहुत भूख लगी है। हरिया दोनों को खाना देता है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। कितना बकवास खाना बनाते हो, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। इस ढाबे के जो पुराने मालिक थे वो कितना लाजवाब खाना बनाते थे। हरिया ये सुनकर उदास हो जाता है। लता हरिया को उदास देखकर बोलती है, आप उदास मत होइए ना, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे हमने ढाबे पर अपना सारा पैसा लगा दिया है, लेकिन कोई खाना खाने नहीं आएगा, तो इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इस ढाबे को हमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी बातें ढाबे के अंदर भूत सुन रहा था। इन दोनों के कारण कितने दिनों बाद इस ढाबे पर चहल पहल हुई है। अब मैं इन दोनों को ढाबा बंद करने नहीं दूंगा। मुझे ही लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। शाम हो चुकी है, अब हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए। हरिया और लता ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। भूत ढाबे के अंदर खाना बनाना शुरू कर देता है। भूत रात भर खाना बनाता है और जब हरिया और लता सुबह ढाबा खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये खाना किसने बनाया है? अजी इन सब खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलिए खाना ले जाकर लोगों को खिलाते हैं। खाने से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि देखते ही देखते ढाबे पर खाने के लिए लोगों की भीड़ आ जाती है। हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। फिर भूत रात होते ही खाना बनाने लगता है। इस तरह रोज हरिया को ढाबे में खाना बना बनाया मिल जाता है। खाने की खुशबू से आसपास के लोग खाने के लिए आकर्षित होते हैं। हरिया और लता स्वादिष्ट खाने की वजह से आसपास के गांव में मशहूर हो जाते हैं। एक शाम गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़के आ जाते हैं। हरिया अपना ढाबा बंद करके जाने ही वाला था, तभी कालिया अपने दोस्त के साथ आकर बैठ जाता है और बोलता है, तो हमें देखकर ढाबा बंद कर रहे थे, अभी तुमको मालूम नहीं हम कौन हैं? कालिया भाई, हम आपको देखकर ढाबा बंद नहीं कर रहे थे, हम तो समय देखकर ढाबा बंद कर रहे थे। कालिया ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। हरिया को अपनी दादागिरी दिखाने लगता है और बोलता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। बेचारा हरिया डर के मारे लता के साथ खाना बनाने लगता है। आप भी ना कमाल करते हो, आपको पता तो है ना रात होते ही हम ढाबा बंद कर देते हैं ताकि हमें बना बनाया खाना मिल सके। हमारे हाथ का खाना इन्हें पसंद नहीं आएगा। हम कर भी क्या सकते हैं ना, न जाने ये कहाँ से आ गए। अगर इनका बस चले तो ये लोग हमारे ढाबे का सारा सामान उठाकर फेंक दें। इससे अच्छा है कि हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी खाना खिलाकर रफा दफा करें। तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। थोड़ी देर के बाद खाना तैयार हो जाता है। हरिया खाना कालिया को दे देता है। अरे वाह, इतनी जल्दी खाना लेकर आ गए, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं उन्हें खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए वो गुस्सा होकर हरिया को पीटने लग जाते हैं। लता हरिया को बचाने की कोशिश करती है, तभी अचानक भूत आ जाता है और भूत कालिया की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भूत को देखकर सब डर जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ढाबे पर झगड़ा करने की? अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत जी, इनको माफ कर दो। और उनके माफी मांगने पर भूत दोनों को छोड़ देता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। भूत हरिया से बोलता है, बेटा मेरी बात सुनो, ये बाबा का ढाबा मेरा है। आज से 10 साल पहले की बात है।
इस ढाबे में मेरी मौत हो गई थी, जिसके कारण मेरी आत्मा भटक रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बाबा का ढाबा की जगह कोई और काम करे, इसलिए मैं किसी को यहाँ नहीं आने देता था। जब तुम बाबा का ढाबा शुरू करने की बात कर रहे थे तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और रात में खाना बनाकर रख देता था। मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा। आज से बाबा का ढाबा आपका हुआ। बाबा का ढाबा पाकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और भूत को शुक्रिया बोलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक बड़ा ही सुंदर और खुशहाल गांव था जिसका नाम था समस्तीपुर। गांव बहुत ही खुशहाल था क्योंकि वहां के जीवन यापन का एक ही रास्ता था, खेती। और खेती से लोग अपना पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से कर लिया करते थे। सभी का जीवन सही तरीके से चल रहा था सिवाय मोहन के। मोहन एक लकड़हारा था। अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव की मंडी में बेचा करता था, जिससे कि उसके दिनचर्या का क्रम पूरा हो जाए। मोहन अपनी पत्नी रिया के साथ रहता था। एक दिन मोहन बाजार से घर लौट रहा था। घर की हालत खस्ता होने के कारण वो थोड़ा परेशान रहता था। जैसे ही मोहन घर आया, उसकी पत्नी ने उससे कहा, अरे आप कब तक ऐसे ही लकड़ियाँ कम दाम में गांव के बाजार में बेचते रहोगे? आप शहर जाकर क्यों नहीं देखते? क्या पता वहाँ से हमें लकड़ियों के कुछ अच्छे दाम मिल जाएं और 2-4 पैसे ज्यादा ही मिल जाएं। इतना कहकर रिया चली गई। हाँ, कह तो सही रही है। गांव में मंदी होने के कारण लकड़ियों का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। इससे अच्छा कुछ पैसे कमाने के लिए शहर ही चला जाऊं। मोहन फटाफट कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ताज़ा और सूखी लकड़ियां जंगल के किस हिस्से में मिलेंगी। मोहन रोजाना जिस जगह पे जाता है वहां से लकड़ियां नहीं काटता। वो जंगल के और गहरे इलाके में जाने लगता है, जिससे कि उसे अच्छी और ताज़ी लकड़ियों का गट्ठर बना सके, जिसे कि वो अपने पड़ोस के ही शहर के फैक्ट्री में जाके बेच सके और अच्छी आमदनी कर पाए। और जंगल में चलते चलते एक नदी के किनारे सूखा और बड़ा पेड़ नजर आया। मोहन ने सोचा कि अभी इसे ही काट लेता हूँ, ये पेड़ सही रहेगा और इसे उचित पर्याप्त आमदनी भी हो जाएगी। मोहन ने उस पेड़ को काट लिया और अपने सर पर रख लिया और वो चल पड़ा शहर की ओर। मोहन को ये भी पता था कि यदि उसे उचित दाम चाहिए इन लकड़ियों के तो वो केवल और केवल शहर की फैक्ट्री में ही मिल सकता है। पर इतनी दूर जाने के लिए भी मोहन के पास कोई भी पर्याप्त वाहन नहीं था। उसे ये भी पता था कि 9-10 मील दूर शहर की फैक्ट्री में और उसे ये दूरी चलकर ही पार करनी होगी। अब मोहन मन ही मन कुछ सपने लिए हुए चल पड़ा अपनी राह पर। मोहन जैसे तैसे शहर में पहुंच जाता है और शहर की चकाचौंध देखकर थोड़ा सा दंग भी रह जाता है। इतने में ही एक कार को देखकर कहता है, मुझे भी एक दिन ऐसी ही कार लेनी है। मोहन सोचते हुए अपना हर कदम फैक्ट्री की ओर बढ़ाने लगता है। इतने में मोहन को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है। अरे नहीं, मैं तो रिया को बताना ही भूल गया कि मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। खामो परेशान होगी। इसी चिंता में मोहन फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री के पास पहुंचने पर उसे फैक्ट्री का मालिक दिखाई देता है। मालिक से जाके बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, उसे थोड़ी घबराहट भी होती है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके फैक्ट्री के मालिक से बात करता है।
भाई क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मालिक, मैं दूर गांव समस्तीपुर से आया हूँ। ये लकड़ियाँ आपकी फैक्ट्री के लिए सही रहेंगी, क्या आप खरीदना चाहेंगे? मालिक उसकी लकड़ियाँ देखकर बोलता है, मैं आपको 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। मोहन 2000 रुपए लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर लौटते समय अपनी पत्नी के लिए खाने का सामान और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट लेकर घर लौट आता है। मोहन एक मेहनती इंसान होता है। उसे ये पता होता है कि यदि उसे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है तो उसे आज ही लकड़ियां काटने के लिए तुरंत निकलना पड़ेगा। वो सारा राशन लेके अब घर आ चुका था। अरे भाग्यवान, मैंने राशन वहाँ रख दिया है, रात का खाना बना के रख देना, मैं जरा जंगल से लकड़ी काट के ले आता हूँ। तभी मोहन की पत्नी रिया कहती है, जल्दी घर लौट आइएगा, अभी जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। मोहन अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर मोहन अब जंगल की ओर चलता है। मोहन निर्णय लेता है कि वो आज नदी किनारे लकड़ी काटने जाएगा। वहाँ पे काफी सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, जिससे कि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लकड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। वो तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ जाकर उसे लकड़ी भी काटनी है। मोहन जब चला था तब दोपहर का कुछ वक्त गुजर चुका था। अब दिन ढलना शुरू हो चुका था। जैसे कि मोहन से रिया ने कहा था कि जल्दी आइएगा, दिन ढल जाएगा, रात को जंगल में रहना उचित नहीं होगा। मोहन को लकड़ी का एक बड़ा सा पेड़ भी मिल जाता है। मोहन सोचता है ये पहले से ही कटा हुआ है, इसे ही काट कर घर ले जाता हूँ। मोहन अपने काम की तैयारी में जुट जाता है। एक के बाद एक लकड़ी को काटने लगता है और जैसे ही वो अगली कुल्हाड़ी मारता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर बहती हुई नदी में गिर जाती है। मोहन को तो तैरना भी नहीं आता था और नदी के पानी का बहाव भी तेज था। मोहन बहुत ही निराश हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। बड़ी देर तक मोहन रोने के बाद वहीं भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि अब वो क्या करेगा। उसका जीने का एक ही सहारा था, कुल्हाड़ी, जिससे कि वो लकड़ियां काटा करता था और जाकर शहर में बेचकर थोड़ी आमदनी कर लेता था। इतने में मोहन को किसी की आवाज सुनाई देती है। मोहन सोचने लग जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मोहन देखता है तो नदी में एक जलपरी खड़ी है, उसे अपनी ओर बुला रही थी। मोहन जलपरी को देखकर डर जाता है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मोहन से उसके परेशान होने की वजह पूछती है। मोहन घबराता हुआ बता देता है कि मेरे काम का एक जरिया था कुल्हाड़ी और वो नदी में गिर चुकी है। जलपरी नदी में जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और मोहन से कहती है, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी लोहे की थी। जलपरी फिर पानी के अंदर जाती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाती है और मोहन से कहती है, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी लोहे की थी। जलपरी तीसरी बार नदी में जाती है और एक लोहे की कुल्हाड़ी लाती है और मोहन से पूछती है, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब मोहन खुश हो जाता है और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जलपरी को धन्यवाद करता है। फिर वो घर की ओर चल देता है। जलपरी को उसकी ये ईमानदारी बहुत पसंद आती है। मोहन घर पहुंचता है, भगवान और जलपरी को धन्यवाद करता है। जैसे ही मोहन कुल्हाड़ी रखता है, उसके दाएं और बाएं सोने और चांदी की वही कुल्हाड़ियां प्रकट हो जाती हैं,
जो जलपरी ने उसे दिखाई थी। अब मोहन समझ जाता है कि ये दोनों ही कुल्हाड़ियाँ जलपरी ने उसकी ईमानदारी के बदले में दी हैं और वो इनका इस्तेमाल जब चाहे कर सकता है। मोहन ये भी जानता है कि ये दोनों ही कुल्हाड़ियाँ जादुई हैं। यदि सोने की कुल्हाड़ी से किसी भी लकड़ी को स्पर्श कराता है वो लकड़ी सोने में बदल जाएगी। मोहन समझ गया था कि उसका अब दुखों का अंत हो चुका है। मोहन मन ही मन खुश था। चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट लिए वो बाहर की ओर चल पड़ा। अब मोहन ये सारी बात बताने के लिए अपनी पत्नी की ओर चल दिया। उसकी पत्नी किसी और के खेत में काम करती थी और कुछ पैसे कमा लेती थी। मोहन ने उसको पूरी आप बीती सुनाई। मोहन के जीवन में जैसे कि नया सूरज नया सवेरा लेकर आया हो। मोहन ने जिसके खेत में उसकी पत्नी काम करती थी फिर वो खेत भी खरीद लिया। मोहन के पास अब अच्छी खासी आमदनी इकट्ठा हो गई थी। घर की तरफ देखते हुए मोहन ने अपने लिए एक नया घर और गाड़ी भी खरीद ली थी। कुछ नौकर भी रख लिए थे ताकि उसे काम में थोड़ी सहूलियत हो सके। मोहन खुशहाल जिंदगी बिताने लगा था। धीरे धीरे मोहन ने अपना जीवन आसान बनाने के लिए सारी चीज़ें खरीद ली, जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ी, यहाँ तक कि उसने अपने पास अपनी पुरानी कुल्हाड़ी भी रखी थी जो उसके पुराने दिनों की याद दिलाती रहे। अब मोहन की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। उसका घर धन दौलत से भरा हुआ था। जिंदगी ऐशो आराम में कट रही थी। अब उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मोहन और उसकी पत्नी अब गरीबों की मदद भी करने लगे थे ताकि कोई भूखा न रहे। एक किसान के पास एक जादुई बत्तख थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान सोने के अंडे को बाजार में बेच देता, इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में किसान अमीर हो गया। उसने एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया। किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद से रहने लगा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा, यदि मैं इस बत्तख के शरीर के सारे अंडे निकाल लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। किसान ने एक चाकू लिया और बत्तख का पेट चीर डाला, परंतु बत्तख के पेट से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वो पछताने लगा। उसकी बत्तख मर गई थी। उसे बत्तख से रोज एक सोने का अंडा मिलता था। अब उसे वो कभी नहीं मिल सकता था। लालच बुरी बला है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने लड़के सोहन के साथ रहता था। रामू खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसका लड़का सोहन आलसी था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन रामू ने अपनी बीवी से कहा, अभी तो खेत में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद सोहन का क्या होगा? इसने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में ही नहीं गया। रामू की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे काम करने लगेगा, अभी वो बच्चा है, समझ नहीं है। समय बीतता गया और सोहन कोई काम नहीं करता था। एक बार रामू बहुत बीमार हो गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सोहन को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी सोहन को बुलाकर लाई। रामू को चिंता थी कि उसके बेटे का क्या होगा। रामू ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए उसने सोहन से कहा, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेत के नीचे दबा कर रखा है। ये बात सुनकर सोहन खुश हो गया। कुछ समय बाद रामू की मृत्यु हो गई। रामू की मृत्यु के कुछ समय बाद सोहन खेत में दबा खजाना निकालने के लिए गया। उसने सुबह से लेकर शाम तक पूरा खेत खोद दिया, लेकिन उसको कोई भी खजाना नहीं मिला। सोहन घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था।
उस खेत में मुझे कोई खजाना नहीं मिला? उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद सोहन ने बीज बोए और माँ के कहने पर उसने पानी देता गया। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर सोहन को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचा। तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। सीख, हमें अपने आलस को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा ही खुशहाल और बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। इस साल रामू ने टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर। शाम तक रामू के सारे टमाटर बिक जाते हैं और थोड़े से ही टमाटर बचते हैं। रामू बचे हुए टमाटर लेके घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। वो सोचने लगा, मुझे जंगल के रास्ते से ही घर जाना चाहिए, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल रहती थी और कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही वो रामू को वहां से आता देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिन बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर के खाऊंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ। रामू डरते हुए बोला, चुड़ैल जी, मेरे पास कुछ टमाटर हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। चुड़ैल एक टमाटर खाकर देखती है। उसे टमाटर बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट टमाटर है। ऐसा टमाटर तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू से कहती है, क्या तुम मुझे रोज टमाटर खिलाओगे? रामू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको हर रोज टमाटर खिलाऊंगा। अगर नहीं खिलाए तो मैं पहले तुम्हारे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुम्हारी बीवी को खाऊंगी और फिर आखिर में तुम्हें खा जाऊंगी। रामू कहता है, नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे लिए हर रोज टमाटर लाऊंगा, पर मेरे परिवार को मत खाना। जल्दी घर जाओ, कल मेरे लिए टमाटर लेके आना। रामू डरता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। रेखा, अरे ओ रेखा, तुमने है कुछ देखा? आज हमारे सारे टमाटर बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामू रेखा को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताता, उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल सुबह से ही रामू का इंतजार करने लग जाती है। रामू कब टमाटर लेकर आएगा। रामू रोज की तरह टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी बेचने के लिए जाता है और कुछ टमाटर रोक लेता है चुड़ैल के लिए। रामू चुड़ैल को टमाटर देकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। और कुछ दिनों बाद जब टमाटर की फसल खत्म हो जाती है, रामू सोचता है, अब मैं क्या करूंगा? टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब तो चुड़ैल मेरे परिवार को खा जाएगी। रामू की पत्नी देखती है कि रामू परेशान है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एक बात है जो मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक चुड़ैल जो हमारे परिवार को जल्द ही खत्म कर देगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
क्या बात है, आप शुरू से बताएं। एक बार मैं टमाटर बेचकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी मेरी मुलाकात चुड़ैल से हुई थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को टमाटर दिए। चुड़ैल को टमाटर बहुत ही पसंद आए, लेकिन उसने कहा मुझे रोज टमाटर चाहिए। अब हमारे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पास उसका उपाय है। क्यों ना हम कल उस जंगल में चलें जहाँ चुड़ैल रहती है, और मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हम सब बच जाएंगे। रेखा, तुम कह तो सही रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। आज रात को हम चुड़ैल के पास जाएंगे और चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रामू चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब मैं टमाटर नहीं ला सकूंगा। चुड़ैल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने में तांत्रिक और रेखा दोनों आ जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर कहता है, छोड़ दे रामू को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुड़ैल ये देखकर घबरा जाती है और रामू को छोड़ देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अपनी परेशानी को हमेशा अपने घर वालों को बताएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद। एक सहारनपुर गांव था, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही खुशहाल था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। इस साल रामू ने बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन। शाम तक उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और थोड़े से ही बैंगन बचते हैं। रामू बचे हुए बैंगन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी, रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल का बसेरा होता है। जैसे ही वो रामू को वहां से जाता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी को खाने के लिए चल देती है। तभी उसका ध्यान बैंगन पर पड़ता है। चुड़ैल को बैंगन देखते ही बहुत अच्छे लगते हैं। चुड़ैल एक बैंगन को खाकर देखती है। उसे बैंगन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बैंगन है। ऐसा बैंगन तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू के पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक रामू को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये मेरा वहम है। चुड़ैल रामू के पीछे बड़ी ही खामोशी से चलने लगती है। कुछ समय बाद रामू अपने गांव में पहुंच जाता है। फिर रामू अपने घर में चला जाता है। चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और रामू के सोने का इंतजार करती है। रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ लता, तुम्हें कुछ पता है? आज हमारे सारे बैंगन बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर चुड़ैल घर में आ जाती है और बैंगन ढूंढने लगती है, पर चुड़ैल को एक भी बैंगन नहीं दिखाई देता है। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर बैंगन इस आदमी ने कहाँ रखे हैं? लगता है इसने कहीं और छुपा कर रख दिए हैं। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है,
रामू नाश्ता करके अपने खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी रामू के पीछे पीछे जाने लग जाती है। रामू जाकर खेत में काम करने लगता है। चुड़ैल को बहुत सारे बैंगन खेत में दिखाई देते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिल गए बैंगन। अच्छा, तो इस आदमी ने बैंगन यहाँ छुपा कर रखे हैं। रामू किसी काम से खेत से थोड़ी दूर जाता है। अब चुड़ैल ने एक एक करके सारे बैंगन खाने शुरू कर दिए। जब रामू वापस आता है तो देखता है खेत के सारे बैंगन गायब हो चुके हैं। रामू कहता है, अभी तो खेत में इतने सारे बैंगन लगे हुए थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। आजकल तो बाजार में बैंगन की डिमांड बहुत है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए हैं। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। चुड़ैल रामू को ऐसे रोता देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और चुड़ैल सोचती है, मैंने जो किसान का नुकसान किया है इसके सारे बैंगन मैं खा गई हूँ। मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगले दिन रामू बीमार पड़ जाता है। बीमारी के कारण उसका खेत में जाना बंद हो जाता है। चुड़ैल को याद आता है, क्यों ना मैं चुड़ैलों की रानी के पास जाती हूँ। चुड़ैलों की रानी मेरी मदद कर सकती है। फिर चुड़ैल चल देती है। चुड़ैलों की रानी के पास पहुंच जाती है और चुड़ैलों की रानी से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मेरी मदद करो। बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? जादुई बैंगन के बीज चाहिए। जादुई बैंगन के बीज तो मैं दे दूंगी, पर करोगी क्या? मुझसे एक गलती हो गई है, मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे उस किसान की मदद करनी है। मैंने गरीब किसान के खेत के सारे बैंगन खा लिए हैं। मेरे कारण उस किसान की तबीयत खराब हो गई है। अब किसान क्या खाएगा, क्या अपनी पत्नी को खिलाएगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो। हाँ, देती हूँ जादुई बीज। चुड़ैल को किसी इंसान की मदद करता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जादुई बीज और जल्दी जाओ, ये बीज खेत में डाल देना। फिर कुछ ही देर में जादुई बैंगन पेड़ उग जाएंगे। जादुई बैंगन के बीज लेकर वापस खेत में आ जाती है और बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ ही देर के बाद बैंगन के पेड़ तैयार हो जाते हैं और बैंगन भी आ जाते हैं। फिर चुड़ैल रामू के आने का इंतजार करती है। फिर रामू अपने खेत में आता है और देखता है उसके खेत में बहुत सारे बैंगन लगे हैं। अरे वाह, मेरे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। हाँ। फिर रामू अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, लता, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। लता कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? कल तक तो हमारे खेत में एक भी बैंगन नहीं था। आज खेत में बैंगन कहाँ से आ गए? इतने में चुड़ैल आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों के साथ जो भी हुआ था उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आपने जो भी किया था सब अनजाने में किया था। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। चुड़ैल जी, आप चाहें तो हमारे खेत के सारे बैंगन खा सकती हो। चुड़ैल दोनों को शुक्रिया कहकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण खेत बंजर हो गए थे। खेत में कोई फसल नहीं हुई थी। इस बार फिर से फसल नहीं हुई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे ढाबे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इसी ढाबे की मरम्मत करके इसे फिर से खोल लेता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना यहाँ भूतों का साया है।
लता, भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम खाना बनाना और मैं लोगों को खिलाऊंगा, अपना काम चल पड़ेगा। हरिया लता की बात नहीं मानता है और ढाबे की मरम्मत करवाकर उस ढाबे को खोल लेता है। हरिया को ढाबा फ्री में मिल जाता है। हरिया उस ढाबे का नाम नहीं बदलता। हरिया और उसकी पत्नी ढाबे पर खाना बना रहे थे, पर उस ढाबे पर कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आता है। एक दिन लता बोलती है, ए जी, आपने न जाने क्या सोचकर यहाँ ढाबा खोला है। मैंने तो सुना है यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, इस डर से कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इतने में दो आदमी ढाबे पर खाना खाने आते हैं। जल्दी से खाना लाओ। खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, बहुत भूख लगी है। हरिया दोनों को खाना देता है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। कितना बकवास खाना बनाते हो, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। इस ढाबे के जो पुराने मालिक थे वो कितना लाजवाब खाना बनाते थे। हरिया ये सुनकर उदास हो जाता है। लता हरिया को उदास देखकर बोलती है, आप उदास मत होइए ना, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे हमने ढाबे पर अपना सारा पैसा लगा दिया है, लेकिन कोई खाना खाने नहीं आएगा तो इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इस ढाबे को हमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी बातें ढाबे के अंदर भूत सुन रहा था। इन दोनों के कारण इतने दिनों बाद इस ढाबे पर चहल पहल हुई है। अब मैं इन दोनों को ढाबा बंद करने नहीं दूंगा, मुझे ही लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। शाम हो चुकी है, अब हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए। हरिया और लता ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। भूत ढाबे के अंदर खाना बनाना शुरू कर देता है। भूत रात भर खाना बनाता है और जब हरिया और लता सुबह ढाबा खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये खाना किसने बनाया है? अजय, इन सब खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए खाना ले जाकर लोगों को खिलाते हैं। खाने से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि देखते ही देखते ढाबे पर खाने के लिए लोगों की भीड़ आ जाती है। हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। फिर भूत रात होते ही खाना बनाने लगता है। इस तरह रोज हरिया को ढाबे में खाना बना बनाया मिल जाता है। खाने की खुशबू से आसपास के लोग खाने के लिए आकर्षित होते हैं। हरिया और लता स्वादिष्ट खाने की वजह से आसपास के गांव में मशहूर हो जाते हैं। एक शाम गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़के आ जाते हैं। हरिया अपना ढाबा बंद करके जाने ही वाला था, तभी कालिया अपने दोस्त के साथ आकर बैठ जाता है और बोलता है, तो हमें देखकर ढाबा बंद कर रहे थे, अभी तुमको मालूम नहीं हम कौन हैं? कालिया भाई, हम आपको देखकर ढाबा बंद नहीं कर रहे थे, हम तो समय देखकर ढाबा बंद कर रहे थे। कालिया ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। हरिया को अपनी दादागिरी दिखाने लगता है और बोलता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। बेचारा हरिया डर के मारे लता के साथ खाना बनाने लगता है। आप भी ना कमाल करते हो। आपको पता तो है ना, रात होते ही हम ढाबा बंद कर देते हैं ताकि हमें बना बनाया खाना मिल सके। हमारे हाथ का खाना इन्हें पसंद नहीं आएगा। हम कर भी क्या सकते हैं ना, न जाने ये कहाँ से आ गए। अगर इनका बस चले तो ये लोग हमारे ढाबे का सारा सामान उठाकर फेंक दें। इससे अच्छा है कि हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी खाना खिलाकर रफा दफा करें। तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। थोड़ी देर के बाद खाना तैयार हो जाता है। हरिया खाना कालिया को दे देता है। अरे वाह, इतनी जल्दी खाना लेकर आ गए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं उन्हें खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए वो गुस्सा होकर हरिया को पीटने लग जाते हैं।
लता हरिया को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक भूत आ जाता है और भूत कालिया की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भूत को देखकर सब डर जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ढाबे पर झगड़ा करने की? अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत जी, इनको माफ कर दो। और उनके माफी मांगने पर भूत दोनों को छोड़ देता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। भूत हरिया से बोलता है, बेटा मेरी बात सुनो, ये बाबा का ढाबा मेरा है। आज से 10 साल पहले की बात है। इस ढाबे में मेरी मौत हो गई थी, जिसके कारण मेरी आत्मा भटक रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बाबा का ढाबा की जगह कोई और काम करे। इसलिए मैं किसी को यहाँ नहीं आने देता था। जब तुम बाबा का ढाबा शुरू करने की बात कर रहे थे तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और रात में खाना बनाकर रख देता था। मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा। आज से बाबा का ढाबा आपका हुआ। बाबा का ढाबा पाकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और भूत को शुक्रिया बोलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक बड़ा ही सुंदर और खुशहाल गांव था जिसका नाम था समस्तीपुर। गांव बहुत ही खुशहाल था क्योंकि वहां के जीवन यापन का एक ही रास्ता था, खेती। और खेती से लोग अपना पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से कर लिया करते थे। सभी का जीवन सही तरीके से चल रहा था सिवाय मोहन के। मोहन एक लकड़हारा था। अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव की मंडी में बेचा करता था, जिससे कि उसके दिनचर्या का क्रम पूरा हो जाए। मोहन अपनी पत्नी रिया के साथ रहता था। एक दिन मोहन बाजार से घर लौट रहा था। घर की हालत खस्ता होने के कारण वो थोड़ा परेशान रहता था। जैसे ही मोहन घर आया, उसकी पत्नी ने उससे कहा, अरे आप कब तक ऐसे ही लकड़ियां कम दाम में गांव के बाजार में बेचते रहोगे? आप शहर जाकर क्यों नहीं देखते? क्या पता वहां से हमें लकड़ियों के कुछ अच्छे दाम मिल जाएं और 2-4 पैसे ज्यादा ही मिल जाएं। इतना कहकर रिया चली गई। हाँ, कह तो सही रही है। गांव में मंदी होने के कारण लकड़ियों का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। इससे अच्छा कुछ पैसे कमाने के लिए शहर ही चला जाऊं। मोहन फटाफट कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ताज़ा और सूखी लकड़ियां जंगल के किस हिस्से में मिलेंगी। मोहन रोजाना जिस जगह पे जाता है वहां से लकड़ियां नहीं काटता। वो जंगल के और गहरे इलाके में जाने लगता है, जिससे कि उसे अच्छी और ताज़ी लकड़ियों का गट्ठर बना सके, जिसे कि वो अपने पड़ोस के ही शहर के फैक्ट्री में जाके बेच सके और अच्छी आमदनी कर पाए। और जंगल में चलते चलते एक नदी के किनारे सूखा और बड़ा पेड़ नजर आया। मोहन ने सोचा कि अभी इसे ही काट लेता हूँ, ये पेड़ सही रहेगा और इसे उचित पर्याप्त आमदनी भी हो जाएगी। मोहन ने उस पेड़ को काट लिया और अपने सर पर रख लिया और वो चल पड़ा शहर की ओर। मोहन को ये भी पता था कि यदि उसे उचित दाम चाहिए इन लकड़ियों के तो वो केवल और केवल शहर की फैक्ट्री में ही मिल सकता है। पर इतनी दूर जाने के लिए भी मोहन के पास कोई भी पर्याप्त वाहन नहीं था। उसे ये भी पता था कि 9-10 मील दूर शहर की फैक्ट्री में और उसे ये दूरी चलकर ही पार करनी होगी। अब मोहन मन ही मन कुछ सपने लिए हुए चल पड़ा अपनी राह पर। मोहन जैसे तैसे शहर में पहुंच जाता है और शहर की चकाचौंध देखकर थोड़ा सा दंग भी रह जाता है।
इतने में ही एक कार को देखकर कहता है, मुझे भी एक दिन ऐसी ही कार लेनी है। मोहन सोचते हुए अपना हर कदम फैक्ट्री की ओर बढ़ाने लगता है। इतने में मोहन को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है। अरे नहीं, मैं तो रिया को बताना ही भूल गया कि मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। खामो परेशान होगी। इसी चिंता में मोहन फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री के पास पहुंचने पर उसे फैक्ट्री का मालिक दिखाई देता है। मालिक से जाके बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, उसे थोड़ी घबराहट भी होती है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके फैक्ट्री के मालिक से बात करता है। भाई क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मालिक, मैं दूर गांव समस्तीपुर से आया हूँ। ये लकड़ियाँ आपकी फैक्ट्री के लिए सही रहेंगी, क्या आप खरीदना चाहेंगे? मालिक उसकी लकड़ियाँ देखकर बोलता है, मैं आपको 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। मोहन 2000 रुपए लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर लौटते समय अपनी पत्नी के लिए खाने का सामान और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट लेकर घर लौट आता है। मोहन एक मेहनती इंसान होता है। उसे ये पता होता है कि यदि उसे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है तो उसे आज ही लकड़ियां काटने के लिए तुरंत निकलना पड़ेगा। वो सारा राशन लेके अब घर आ चुका था। अरे भाग्यवान, मैंने राशन वहाँ रख दिया है। रात का खाना बना के रख देना, मैं जरा जंगल से लकड़ी काट के ले आता हूँ। तभी मोहन की पत्नी रिया कहती है, जल्दी घर लौट आइएगा, अभी जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। मोहन अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर मोहन अब जंगल की ओर चलता है। मोहन निर्णय लेता है कि वो आज नदी किनारे लकड़ी काटने जाएगा। वहाँ पे काफी सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, जिससे कि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लकड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। वो तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ जाकर उसे लकड़ी भी काटनी है। मोहन जब चला था तब दोपहर का कुछ वक्त गुजर चुका था। अब दिन ढलना शुरू हो चुका था। जैसे कि मोहन से रिया ने कहा था कि जल्दी आइएगा, दिन ढल जाएगा, रात को जंगल में रहना उचित नहीं होगा। मोहन को लकड़ी का एक बड़ा सा पेड़ भी मिल जाता है। मोहन सोचता है ये पहले से ही कटा हुआ है, इसे ही काट कर घर ले जाता हूँ। मोहन अपने काम की तैयारी में जुट जाता है। एक के बाद एक लकड़ी को काटने लगता है और जैसे ही वो अगली कुल्हाड़ी मारता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर बहती हुई नदी में गिर जाती है। मोहन को तो तैरना भी नहीं आता था और नदी के पानी का बहाव भी तेज था। मोहन बहुत ही निराश हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। बड़ी देर तक मोहन रोने के बाद वहीं भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि अब वो क्या करेगा। उसका जीने का एक ही सहारा था, कुल्हाड़ी, जिससे कि वो लकड़ियां काटा करता था और जाकर शहर में बेचकर थोड़ी आमदनी कर लेता था। इतने में मोहन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मोहन सोचने लग जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मोहन देखता है तो नदी में एक जलपरी खड़ी है, उसे अपनी ओर बुला रही थी। मोहन जलपरी को देखकर डर जाता है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मोहन से उसके परेशान होने की वजह पूछती है। मोहन घबराता हुआ बता देता है कि मेरे काम का एक जरिया था कुल्हाड़ी और वो नदी में गिर चुकी है। जलपरी नदी में जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और मोहन से कहती है, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी लोहे की थी। जलपरी फिर पानी के अंदर जाती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाती है और मोहन से कहती है, क्या
ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी लोहे की थी। जलपरी तीसरी बार नदी में जाती है और एक लोहे की कुल्हाड़ी लाती है और मोहन से पूछती है, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब मोहन खुश हो जाता है और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जलपरी को धन्यवाद करता है। फिर वो घर की ओर चल देता है। जलपरी को उसकी ये ईमानदारी बहुत पसंद आती है। मोहन घर पहुंचता है, भगवान और जलपरी को धन्यवाद करता है। जैसे ही मोहन कुल्हाड़ी रखता है, उसके दाएं और बाएं सोने और चांदी की वही कुल्हाड़ियां प्रकट हो जाती हैं जो जलपरी ने उसे दिखाई थी। अब मोहन समझ जाता है कि ये दोनों ही कुल्हाड़ियां जलपरी ने उसकी ईमानदारी के बदले में दी हैं और वो इनका इस्तेमाल जब चाहे कर सकता है। मोहन ये भी जानता है कि ये दोनों ही कुल्हाड़ियां जादुई हैं। यदि सोने की कुल्हाड़ी से किसी भी लकड़ी को स्पर्श कराता है, वो लकड़ी सोने में बदल जाएगी। मोहन समझ गया था कि उसका अब दुखों का अंत हो चुका है। मोहन मन ही मन खुश था। चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट लिए वो बाहर की ओर चल पड़ा। अब मोहन ये सारी बात बताने के लिए अपनी पत्नी की ओर चल दिया। उसकी पत्नी किसी और के खेत में काम करती थी और कुछ पैसे कमा लेती थी। मोहन ने उसको पूरी आप बीती सुनाई। मोहन के जीवन में जैसे कि नया सूरज नया सवेरा लेकर आया हो। मोहन ने जिसके खेत में उसकी पत्नी काम करती थी, फिर वो खेत भी खरीद लिया। मोहन के पास अब अच्छी खासी आमदनी इकट्ठा हो गई थी। घर की तरफ देखते हुए मोहन ने अपने लिए एक नया घर और गाड़ी भी खरीद ली थी। कुछ नौकर भी रख लिए थे ताकि उसे काम में थोड़ी सहूलियत हो सके। मोहन खुशहाल जिंदगी बिताने लगा था। धीरे धीरे मोहन ने अपना जीवन आसान बनाने के लिए सारी चीजें खरीद ली, जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ी, यहाँ तक कि उसने अपने पास अपनी पुरानी कुल्हाड़ी भी रखी थी जो उसके पुराने दिनों की याद दिलाती रहे। अब मोहन की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। उसका घर धन दौलत से भरा हुआ था। जिंदगी ऐशो आराम में कट रही थी। अब उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मोहन और उसकी पत्नी अब गरीबों की मदद भी करने लगे थे ताकि कोई भूखा न रहे। एक किसान के पास एक जादुई बत्तख थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान सोने के अंडे को बाजार में बेच देता, इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में किसान अमीर हो गया। उसने एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया। किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद से रहने लगा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा, यदि मैं इस बत्तख के शरीर के सारे अंडे निकाल लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। किसान ने एक चाकू लिया और बत्तख का पेट चीर डाला, परंतु बत्तख के पेट से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वो पछताने लगा। उसकी बत्तख मर गई थी। उसे बत्तख से रोज एक सोने का अंडा मिलता था। अब उसे वो कभी नहीं मिल सकता था। लालच बुरी बला है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने लड़के सोहन के साथ रहता था। रामू खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसका लड़का सोहन आलसी था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन रामू ने अपनी बीवी से कहा, अभी तो खेत में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद सोहन का क्या होगा? इसने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में ही नहीं गया। रामू की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे काम करने लगेगा, अभी वो बच्चा है, समझ नहीं है। समय बीतता गया और सोहन कोई काम नहीं करता था। एक बार रामू बहुत बीमार हो गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सोहन को बुला कर लाए।
उसकी पत्नी सोहन को बुलाकर लाई। रामू को चिंता थी कि उसके बेटे का क्या होगा। रामू ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए उसने सोहन से कहा, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेत के नीचे दबा कर रखा है। ये बात सुनकर सोहन खुश हो गया। कुछ समय बाद रामू की मृत्यु हो गई। रामू की मृत्यु के कुछ समय बाद सोहन खेत में दबा खजाना निकालने के लिए गया। उसने सुबह से लेकर शाम तक पूरा खेत खोद दिया, लेकिन उसको कोई भी खजाना नहीं मिला। सोहन घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में मुझे कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद सोहन ने बीज बोए और माँ के कहने पर उसने पानी देता गया। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर सोहन को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचा। तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। सीख, हमें अपने आलस को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा ही खुशहाल और बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। इस साल रामू ने टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर। शाम तक रामू के सारे टमाटर बिक जाते हैं और थोड़े से ही टमाटर बचते हैं। रामू बचे हुए टमाटर लेके घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। वो सोचने लगा, मुझे जंगल के रास्ते से ही घर जाना चाहिए। मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल रहती थी और कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही वो रामू को वहां से आता देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिन बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर के खाऊंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ। रामू डरते हुए बोला, चुड़ैल जी, मेरे पास कुछ टमाटर हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। चुड़ैल एक टमाटर खाकर देखती है। उसे टमाटर बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट टमाटर है। ऐसा टमाटर तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू से कहती है, क्या तुम मुझे रोज टमाटर खिलाओगे? रामू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको हर रोज टमाटर खिलाऊंगा। अगर नहीं खिलाए तो मैं पहले तुम्हारे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुम्हारी बीवी को खाऊंगी और फिर आखिर में तुम्हें खा जाऊंगी। रामू कहता है, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे लिए हर रोज टमाटर लाऊंगा, पर मेरे परिवार को मत खाना। जल्दी घर जाओ, कल मेरे लिए टमाटर लेके आना। रामू डरता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। रेखा, अरे ओ रेखा, तुमने है कुछ देखा? आज हमारे सारे टमाटर बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामू रेखा को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताता। उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल सुबह से ही रामू का इंतजार करने लग जाती है। रामू कब टमाटर लेकर आएगा। रामू रोज की तरह टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी बेचने के लिए जाता है और कुछ टमाटर रोक लेता है चुड़ैल के लिए।
रामू चुड़ैल को टमाटर देकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। और कुछ दिनों बाद जब टमाटर की फसल खत्म हो जाती है, रामू सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब तो चुड़ैल मेरे परिवार को खा जाएगी। रामू की पत्नी देखती है कि रामू परेशान है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एक बात है जो मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक चुड़ैल जो हमारे परिवार को जल्द ही खत्म कर देगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है, आप शुरू से बताएं। एक बार मैं टमाटर बेचकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी मेरी मुलाकात चुड़ैल से हुई थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को टमाटर दिए। चुड़ैल को टमाटर बहुत ही पसंद आए, लेकिन उसने कहा, मुझे रोज टमाटर चाहिए। अब हमारे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हो? मेरे पास उसका उपाय है। क्यों ना हम कल उस जंगल में चलें जहाँ चुड़ैल रहती है, और मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हम सब बच जाएंगे। रेखा, तुम कह तो सही रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। आज रात को हम चुड़ैल के पास जाएंगे और चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रामू चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब मैं टमाटर नहीं ला सकूंगा। चुड़ैल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने में तांत्रिक और रेखा दोनों आ जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर कहता है, छोड़ दे रामू को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुड़ैल ये देखकर घबरा जाती है और रामू को छोड़ देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अपनी परेशानी को हमेशा अपने घर वालों को बताएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद। एक सहारनपुर गांव था, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही खुशहाल था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। इस साल रामू ने बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन। शाम तक उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और थोड़े से ही बैंगन बचते हैं। रामू बचे हुए बैंगन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल का बसेरा होता है। जैसे ही वो रामू को वहां से जाता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी को खाने के लिए चल देती है। तभी उसका ध्यान बैंगन पर पड़ता है। चुड़ैल को बैंगन देखते ही बहुत अच्छे लगते हैं। चुड़ैल एक बैंगन को खाकर देखती है। उसे बैंगन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बैंगन है। ऐसा बैंगन तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू के पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक रामू को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये मेरा वहम है। चुड़ैल रामू के पीछे बड़ी ही खामोशी से चलने लगती है। कुछ समय बाद रामू अपने गांव में पहुंच जाता है। फिर रामू अपने घर में चला जाता है।
चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और रामू के सोने का इंतजार करती है। रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ लता, तुम्हें कुछ पता है? आज हमारे सारे बैंगन बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर चुड़ैल घर में आ जाती है और बैंगन ढूंढने लगती है, पर चुड़ैल को एक भी बैंगन नहीं दिखाई देता है। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर बैंगन इस आदमी ने कहाँ रखे हैं? लगता है इसने कहीं और छुपा कर रख दिए हैं। मैं भी ढूंढ कर ही रखूंगी। चुड़ैल सुबह होने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, रामू नाश्ता करके अपने खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी रामू के पीछे पीछे जाने लग जाती है। रामू जाकर खेत में काम करने लगता है। चुड़ैल को बहुत सारे बैंगन खेत में दिखाई देते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिल गए बैंगन। अच्छा, तो इस आदमी ने बैंगन यहाँ छुपा कर रखे हैं। रामू किसी काम से खेत से थोड़ी दूर जाता है। अब चुड़ैल ने एक एक करके सारे बैंगन खाने शुरू कर दिए। जब रामू वापस आता है तो देखता है खेत के सारे बैंगन गायब हो चुके हैं। रामू कहता है, अभी तो खेत में इतने सारे बैंगन लगे हुए थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की डिमांड बहुत है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए हैं। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। चुड़ैल रामू को ऐसे रोता देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और चुड़ैल सोचती है, मैंने जो किसान का नुकसान किया है, इसके सारे बैंगन मैं खा गई हूँ। मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगले दिन रामू बीमार पड़ जाता है। बीमारी के कारण उसका खेत में जाना बंद हो जाता है। चुड़ैल को याद आता है, क्यों ना मैं चुड़ैलों की रानी के पास जाती हूँ। चुड़ैलों की रानी मेरी मदद कर सकती है। फिर चुड़ैल चल देती है। चुड़ैलों की रानी के पास पहुंच जाती है और चुड़ैलों की रानी से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मेरी मदद करो। बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? जादुई बैंगन के बीज चाहिए। जादुई बैंगन के बीज तो मैं दे दूंगी, पर करोगी क्या? मुझसे एक गलती हो गई है, मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे उस किसान की मदद करनी है। मैंने गरीब किसान के खेत के सारे बैंगन खा लिए हैं। मेरे कारण उस किसान की तबीयत खराब हो गई है। अब किसान क्या खाएगा, क्या अपनी पत्नी को खिलाएगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो। हाँ, देती हूँ जादुई बीज। चुड़ैल को किसी इंसान की मदद करता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जादुई बीज और जल्दी जाओ, ये बीज खेत में डाल देना। फिर कुछ ही देर में जादुई बैंगन पेड़ उग जाएंगे। जादुई बैंगन के बीज लेकर वापस खेत में आ जाती है और बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ ही देर के बाद बैंगन के पेड़ तैयार हो जाते हैं और बैंगन भी आ जाते हैं। फिर चुड़ैल रामू के आने का इंतजार करती है। फिर रामू अपने खेत में आता है और देखता है उसके खेत में बहुत सारे बैंगन लगे हैं। अरे वाह, मेरे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। हाँ। फिर रामू अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, लता, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। लता कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? कल तक तो हमारे खेत में एक भी बैंगन नहीं था। आज खेत में बैंगन कहाँ से आ गए? इतने में चुड़ैल आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों के साथ जो भी हुआ था उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आपने जो भी किया था सब अनजाने में किया था। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। चुड़ैल जी, आप चाहें तो हमारे खेत के सारे बैंगन खा सकती हो। चुड़ैल दोनों को शुक्रिया कहकर चली जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण खेत बंजर हो गए थे। खेत में कोई फसल नहीं हुई थी। इस बार फिर से फसल नहीं हुई, अपने अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे ढाबे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इसी ढाबे की मरम्मत करके इसे फिर से खोल लेता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना यहाँ भूतों का साया है। लता, भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम खाना बनाना और मैं लोगों को खिलाऊंगा। अपना काम चल पड़ेगा। हरिया लता की बात नहीं मानता है और ढाबे की मरम्मत करवाकर उस ढाबे को खोल लेता है। हरिया को ढाबा फ्री में मिल जाता है। हरिया उस ढाबे का नाम नहीं बदलता। हरिया और उसकी पत्नी ढाबे पर खाना बना रहे थे, पर उस ढाबे पर कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आता है। एक दिन लता बोलती है, ए जी, आपने न जाने क्या सोचकर यहाँ ढाबा खोला है। मैंने तो सुना है यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। इस डर से कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इतने में 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आते हैं। जल्दी से खाना लाओ। खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, बहुत भूख लगी है। हरिया दोनों को खाना देता है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। कितना बकवास खाना बनाते हो, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। इस ढाबे के जो पुराने मालिक थे वो कितना लाजवाब खाना बनाते थे। हरिया ये सुनकर उदास हो जाता है। लता हरिया को उदास देखकर बोलती है, आप उदास मत होइए ना, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे हमने ढाबे पर अपना सारा पैसा लगा दिया है, लेकिन कोई खाना खाने नहीं आएगा तो इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इस ढाबे को हमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी बातें ढाबे के अंदर भूत सुन रहा था। इन दोनों के कारण इतने दिनों बाद इस ढाबे पर चहल पहल हुई है। अब मैं इन दोनों को ढाबा बंद करने नहीं दूंगा। मुझे ही लोगों के लिए